हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए हमने जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर प्रिपेयर किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 12 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 है। और आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे बच्चों मिलमैन्स थ्योरम के बारे में। मिलमैन्स थ्योरम, ठीक है। आज के लेक्चर में हम मिलमैन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मिलमैन्स थ्योरम होता क्या है, तो जैसे मान लो कि बहुत सारे सोर्सेस है, वो एक लोड को ड्राइव कर रहे हैं। बहुत सारे सोर्सेस कनेक्टेड हैं पैरेलल में और वो एक लोड को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। उस लोड को ड्राइव कर रहे हैं और सोर्सेस जो है आइडियल नहीं है, उनके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो हम उनको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल सोर्सेस को एक सिंगल सोर्स में और मल्टीपल इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो कि ईच सोर्सेस के हैं, उनको एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते बच्चों, एक सर्किट का एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मान लो एक रजिस्टर है इस तरीके से, इसको मैं कह रहा हूँ लोड रजिस्टर। ये ड्राइव किया जा रहा है तीन सोर्सेज द्वारा। एक सोर्स ये है R1 E1, पहला सोर्स है R1 E1, मतलब पहला जो बैटरी है उसका EMF है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, उससे ड्राइव किया जा रहा है। दूसरा सोर्स, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और उस सोर्स की वैल्यू है E2। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 और उस सोर्स की वैल्यू है E2। तीसरा सोर्स, और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू है E3, ठीक है। तो इस तरीके से तीन देख रहे हो, तीन सोर्स है जो कि एक सिंगल लोड को ड्राइव कर रहे हैं। तो इससे एक करंट निकल रहा होगा I1, इससे एक करंट निकल रहा होगा I2, इससे एक करंट निकल रहा होगा I3, और यहाँ पे जो लोड में करंट इंटर कर रहा होगा वो होगा I, ठीक है ना। अब इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक सर्किट में, इस तरीके के इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है ना। उस इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होगा, आपका लोड होगा, जो हमने लोड रजिस्टर लिया था वो आपका लोड होगा RL, ठीक है। लोड के बाद क्या होगा, एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और एक इक्विवेलेंट बैटरी का सोर्स होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे सर्किट को, जिसमें हमने देखा यहाँ पे तीन ले लिया, आप जितने चाहे उतने ले सकते बच्चों, उसको हमको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरीके के सर्किट में। और इसमें जो इम्पैक्ट है वो सेम रहे, मतलब इसमें भी करंट कैसा फ्लो हो, I। अगर यहाँ करंट I फ्लो हो रहा है तो वहाँ करंट भी I फ्लो हो, ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस सर्किट में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस सर्किट में मैंने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल है 0 और ऊपर का पोटेंशियल है V, यानी लोड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने माना V का। तो अगर नीचे का पोटेंशियल 0 मानता हूँ तो ऊपर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। तो ये पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा क्योंकि सेम प्लेन वायर से कनेक्टेड है। ये पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा क्योंकि प्लेन वायर से कनेक्टेड है। ये वाला पोटेंशियल भी 0। सिमिलरली ये वाला पोटेंशियल भी V हो जाएगा, ये वाला पोटेंशियल भी V हो जाएगा और ये वाला पोटेंशियल भी V हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पोटेंशियल होगा। अब देखो, हम देखते हैं भाई कि इस सर्किट में जो I होगा किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। यहाँ से I3 आया, यहाँ से I2, तो यहाँ करंट कितना फ्लो करेगा, I2 प्लस I3। फिर यहाँ I1 मिल गया, तो इसमें करंट I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा किसका, I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो एक बार यहाँ से I निकालूंगा और सेम I एक बार यहाँ से कैलकुलेट करूंगा और दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो करने क्या वाले हैं हम, एक बार I यहाँ से निकालेंगे I1 I2 प्लस I3 के टर्म में, और एक बार I यहाँ से निकालेंगे, दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं I1 की बात करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो देखिए इस वाले ब्रांच में देखो बच्चों, इस वाले ब्रांच में मैं यहाँ से पोटेंशियल ऊपर लिखते हुए चल रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0। फिर इसके बाद इसको जंप करूंगा तो पोटेंशियल कितना होगा, प्लस E1, 0 प्लस E1। फिर मैं यहाँ पे आ गया, अगर इसमें I1 का करंट ऐसे जा रहा है, इसका मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू किसके, V के। ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये V को ऐसे लिख सकता हूँ, इधर से अगर ऊपर बढ़ूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 से E1 माइनस IR1 इक्वल टू V। तो यहाँ से देखो I1 की वैल्यू निकाल लो, I1 की वैल्यू कितनी आएगी,
तो यहाँ से अगर I1 की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो कि I1 की कैसे वैल्यू निकाली। फिर मैं डायरेक्ट अब ऐसी वैल्यू I1 की निकालूंगा, तो इसकी वैल्यू आई है E1 माइनस V बाई R1। उसी तरह से बच्चों इस वाले ब्रांच में आप लिखोगे तो आपको I2 की वैल्यू निकल के आएगी E2 माइनस V बाई R2। अगर I2 की वैल्यू निकालोगे तो निकल के आएगी E2 माइनस V बाई R2। इसी तरह I3 की वैल्यू निकालोगे तो आपको निकल के आएगा E3 माइनस V बाई R3। ठीक है ना। तो ये तीनों इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एक लिख लो एग्जाम्पल, और बाकी I1 I2 निकाल के देखना आप। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा इस वाले सेक्शन को, तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, I1 की वैल्यू हमने निकाल ली। I1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, E1 माइनस V बाई R1, प्लस I2 की वैल्यू इसी तरह कितनी निकल के आई, E2 माइनस V बाई R2, प्लस I3 की वैल्यू कितनी निकल के आई, E3 माइनस V बाई R3। ये तीन वैल्यू निकल के आई। अब देखो जितने V वाले टर्म है उनको एक साथ लिख लो। तो V वाले टर्म है तो कैसे लिखोगे, देखो तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। V वाले टर्म और E वाले टर्म को अलग कराओ, तो देखो यहाँ से E1 अपॉन R1, यहाँ से E2 अपॉन R2, यहाँ पे E3 अपॉन R3। ये तीनों प्लस साइन के साथ है, देख लो प्लस साइन के साथ है। E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, R1 को दोनों में बांट दो, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ हो जाएगा E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1, यहाँ हो जाएगा E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, यहाँ हो जाएगा E3 अपॉन R3 माइनस V अपॉन R3। तो यहाँ से देखो E1 E2 E3 वाले को एक साथ ले लूँगा तो ऐसा होगा माइनस V, क्योंकि देखो V वाले के साथ हमेशा माइनस रहा, तो माइनस V कॉमन लोगे तो यहाँ बचा था माइनस V बाई R1, यहाँ बचा था माइनस V बाई R2, यहाँ बचा था माइनस V बाई R3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। I1 ये इक्वेशन बना हमारा, तो ये किसकी इक्वेशन बनी, I की इक्वेशन बनी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 माइनस V 1 अपॉन R1 R2 प्लस ऐसे करके, ठीक है ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसी I की वैल्यू यहाँ से निकालो। अगर यहाँ का लोड के क्रॉस यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस V का है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर V का है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, V का। तो यानी ये वाला 0 और ये वाला V, तो सिमिलरली यहाँ भी 0 और यहाँ भी V। तो यहाँ पे निकालो यही इक्वेशन, तो यहाँ पे निकालोगे तो इसमें जो I फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि इसमें तो एक ही I फ्लो कर रहा है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी। सिमिलरली इस मेथड से जैसे इसको निकाला वैसे यहाँ से लिखना शुरू करो, I की वैल्यू लिखो, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है ना। फिर यहाँ से देखो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को अलग कर लो और V को अलग कर लो, तो देखो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। ये हमारा इक्वेशन एक रहा I का और ये दूसरा इक्वेशन रहा I का। अब दोनों को कंपेयर करो, अगर दोनों चीज़ें सेम है तो दोनों को कंपेयर करो, तो यहाँ से क्या निकल के आया, इसको नोट कर लो फिर बताता हूँ। तो देखो बच्चों, हमने जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, EQ अपॉन R इक्विवेलेंट। EQ अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 के होगा। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 के। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया, अगर कंपेयर करो V वाले टर्म को कंपेयर करो और E वाले के टर्म को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा। V वाले टर्म को कंपेयर करोगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये सब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों, अगर मुझे R इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा, है ना, सिंपल R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, डायरेक्ट R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो इसका। R1 R2 R3 का इन्वर्स लो और रेसिप्रोकल लो, ऐड करो, फिर उसके बाद फिर रेसिप्रोकल ले लोगे, वहीं R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, अगर आपका R इक्विवेलेंट आ गया है तो E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 और E3 अपॉन R3 कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद क्या करोगे, उसमें R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो, R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका R इक्विवेलेंट
इंटू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ठीक है ना, तो ये रहा मिलमन्स थ्योरम आपका। आप R इक्विवेलेंट पहले निकाल लो, उस R इक्विवेलेंट को E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R3 और E3 अपॉन R3 कैलकुलेट करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसी को कई बार लोग क्या करते हैं बच्चों, इसी को जी लिखते हैं। जैसे R अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो 1 अपॉन R1 को लिख सकते हो G1। तो कभी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसको लिख सकते हो G इक्विवेलेंट मतलब R इक्विवेलेंट G इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को कह सकते हो कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो G इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू G1, ऐसे कहते हैं कभी कभी G1 प्लस G2 प्लस G3। यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, जहाँ जहाँ 1 अपॉन R1 है वो यहाँ पे लिख सकते हो G1 E1 प्लस G2 E2 प्लस G3 E3। लेकिन मेरे को लगता नहीं बच्चों, सिंपल आप क्या करो, कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप E1 अपॉन R1 लो, E2 अपॉन R2 लो, E3 अपॉन R3 लो और उसमें R इक्विवेलेंट पहले कैलकुलेट कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमेरिकल रहेगा तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए। न्यूमेरिकल रहेगा तो ये भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू, ये भी और ये भी। तो R इक्विवेलेंट सिंपल कैलकुलेट करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों, मिलमन्स थ्योरम समझ में आया। चलो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लोड रजिस्टर ले लिया 20 ओम का, ठीक है, उसको दो सोर्सेज ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ना, एक सोर्स मैंने ले लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम और उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है, उसका वोल्टेज है 12 वोल्ट। एक दूसरा सोर्स मैंने लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम और उसका EMF है 8 वोल्ट का। ठीक है ना, मतलब दो बैटरी लिया मैंने, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम और उसका EMF है एक बैटरी का 12 वोल्ट और दूसरे का EMF है 8 वोल्ट। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या करना है कि इस लोड करंट को निकालना है, इस लोड करंट को निकालना है। तो लोड करंट को निकालना है तो इसको जैसा मैंने बताया था बच्चों, ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर दिया जाए। एक 20 ओम का रजिस्टर, फिर उसके बाद क्या हो, एक R इक्विवेलेंट हो, एक R इक्विवेलेंट हो और उसके बाद अपना एक E इक्विवेलेंट हो, E इक्विवेलेंट। इस तरीके से E इक्विवेलेंट इसमें कन्वर्ट करना है हमको। तो देखो R इक्विवेलेंट निकालना सबसे आसान है। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन 2 प्लस 1/4, 1 अपॉन 2 प्लस 1/4। तो इसका कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1/4, इसको ऐड करोगे आ जाएगा 3/4 ओम। तो एक R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/3 ओम। R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आया 3/4, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 4/3 ओम। ठीक है ना, ये तो हमारा R इक्विवेलेंट आ गया। अब बारी E इक्विवेलेंट की। तो E इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या बताया था, E इक्विवेलेंट के लिए मैंने बताया था R इक्विवेलेंट इंटू 1 अपॉन E1 अपॉन R1, R इक्विवेलेंट इंटू E1 अपॉन R1। तो E1 अपॉन R1 मतलब कितना, 12/2 प्लस 8/4। देखो बच्चों, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, तो यहाँ 12/2 प्लस 8/4। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दो, कितने 4/3 इंटू 12/2 करोगे कितना आएगा 6, 8/6 प्लस 2 कितना आया ये। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये आएगा 32/3। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल के है, 32/3 वोल्ट। अब देखो बच्चों, R इक्विवेलेंट निकल गया, E इक्विवेलेंट निकल गया। अब इसमें करंट आराम से निकाल सकते हो। कैसे, ये दोनों सीरीज में होगा, इन दोनों को ऐड कर लोगे R इक्विवेलेंट के साथ और इसके बाद E इक्विवेलेंट से डिवाइड कर लोगे, इस IL ब्रांच में आपको करंट आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल आप इस तरह से किसी भी सर्किट को कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना, अगर किसी की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, मतलब जिधर आपने करंट एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी की पोलैरिटी होती है, तो जो आपको फार्मूला बताया था E1 अपॉन R1, तो उस फार्मूले में आपको माइनस लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो ये बैटरी उल्टा होता, ये बैटरी ऐसा ना हो कि ये बैटरी ऐसा होता, इसका टर्मिनल ऐसा होता, तो मैं यहाँ क्या लिखता, यहाँ लिखता माइनस। ठीक है ना, तो अगर मैंने करंट ऐसा एज्यूम किया है, अगर मैंने करंट ऐसा एज्यूम किया है और किसी का टर्मिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इस ब्रांच में मैंने करंट तो एज्यूम करोगे ना, एज्यूम किया है I1 I2 ऊपर की तरफ, तब इसमें I निकला था I1 प्लस I2। तो अगर मैंने करंट ऊपर जाता एज्यूम किया और बैटरी का टर्मिनल नीचे है, तो यहाँ पे आप इसको 8 को किसके साथ रखोगे, माइनस के साथ। ठीक है ना, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल ये आंसर यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करना। बहुत सारे बच्चों ने इसको मिलमन्स थ्योरम को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के नाम से पढ़ा था क्लास 12th में। क्लास 12th में भी आपके ये टॉपिक है, उसमें आपका टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। जैसे उसमें आपने पैरेलल और सीरीज पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स,
उसमें पढ़ा था, तो उसमें ऐसे ही पढ़ाया गया था आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार डेल्टा, और स्टार डेल्टा के बाद हमारी जो है डीसी थ्योरम, डीसी सर्किट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम एसी सर्किट्स की तरफ आगे जाएंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।